दोस्तों आज हम शुरू करेंगे रेफ्रिजरेंट्स। तो मेरा नाम है सुमन विश्वास। चलिए शुरू करते हैं। रेफ्रिजरेंट्स इंट्रोडक्शन। दोस्तों ये हमारा डेफिनेशन हो गया। रेफ्रिजरेंट का डेफिनेशन है। दोस्तों आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है ये रेफ्रिजरेंट इज़ ए मीडियम विच अब्जॉर्ब हीट बाय evaporating at low temperature and gives out heat by condensing at high temperature and pressure। और नीचे मैंने लिखा है ए रेफ्रिजरेंट मस्ट मीट सर्टेन केमिकल, फिजिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी सो दैट इट कैन बी यूज्ड सुइटेबली इन द वेपर कंप्रेशन साइकिल। दोस्तों मैं इसको हिंदी में एक बार बोल देता हूँ। रेफ्रिजरेंट जो है, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट को मेंशन किया हुआ है वो एक मीडियम है जो हीट को ऑब्जॉर्ब करता है एवापोरेटिंग माध्यम से। जब एवापोरेट करता है तब ये हीट होता है। ये जो केमिकल होता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है, ये हीट होता है, हीट अब्जॉर्ब करता है। और जब हीट प्रोवाइड करता है तब हीट अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद ये इवापोरेट हो जाता है और काफ़ी लो टेम्परेचर में, और गिव्स आउट हीट बाय कंडेंसिंग एट हाई टेम्परेचर प्रेशर। जैसे कि जब कंप्रेसर, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब कंप्रेसर कंप्रेस करता है तो उसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाती है और साथ में प्रेशर भी बढ़ जाती है। तो यही जो रेफ्रिजरेंट है वो हाई जो हीट है वो हीट देता है हीट देता है दोस्तों हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में। दोस्तों नीचे लिखा हुआ है जो रेफ्रिजरेंट है मस्ट मीट सर्टेन केमिकल एंड फिजिकल। मतलब इसका जो रेफ्रिजरेंट है वो जो केमिकल और फिजिकल ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है दोस्तों ये रेफ्रिजरेंट का, वो होना चाहिए इसके अंदर। और ये वेपर कंप्रेशन साइकिल में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कंप्रेसर फॉर डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स। दोस्तों अलग अलग टॉपिक की अलग अलग जो थ्योरीज है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंप्रेसर्स फॉर डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स। दोस्तों हमने देखा कि NH3 का जो रेफ्रिजरेंट है दोस्तों, इसके साथ में ये जो कंप्रेसर यूज़ होता है वो है रेसिप्रोकेटिंग एंड स्क्रू कंप्रेसर। दोस्तों अगर आपको इस रेसिप्रोकेटिंग या स्क्रू कंप्रेसर के बारे में देखना है तो यूट्यूब में हम सर्च मार सकते हैं। यहाँ पे इतनी सारी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ कुछ अंदर की चीज़ें जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रेसिप्रोकेटिंग मैं बता देता हूँ वैसे भी। दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग कुछ इस तरह सा होता है। ये होता है सिलेंडर, पिस्टन होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है दोस्तों। आगे की और पीछे की ओर जो मूव करते हैं उसे हम रेसिप्रोकेटिंग के नाम से जानते हैं।
और होता है रोटेटरी, जो ऐसा रोटेशनल में घूमता है दोस्तों, ऐसे रोटेशन में घूमता है। अलग अलग तरह का रोटेशनरी यूज़ होता है, इसमें हम सेंट्रीफ्यूगल पंप भी यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी अगर हम रोटेशन के बारे में बात करने लगे तो टॉपिक कुछ अलग हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कुछ भी डाउट हो तो आप यूट्यूब पे एक बार सर्च मार के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो मैं फाइनली अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों R11 जो रेफ्रिजरेंट है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल। दोस्तों R12 में हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। दोस्तों R22 में R22 जो यहाँ पे है, इसमें हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। दोस्तों R113 में हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। दोस्तों R114 में हम रोटेटरी कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा रेफ्रिजरेंट एंड कंप्रेसर का। और अभी हम देखेंगे रेफ्रिजरेंट एंड एप्लीकेशन का। तो किस रेफ्रिजरेंट किस एप्लीकेशन में बेस्ड होता है, मतलब किसके लिए काम करता है, मतलब कोई अगर रेफ्रिजरेंट है वो क्या काम में यूज़ होता है, तो हम उसको देख लेंगे एक बार। NH3 में हम कोल्ड स्टोरेज आइस प्लांट एंड रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करते हैं। मतलब इनका जो है यूज़ है NH3 के द्वारा, ये रेफ्रिजरेंट है और ये रेफ्रिजरेंट के थ्रू हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कोल्ड स्टोरेज आइस प्लांट एंड रेफ्रिजरेटर। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों H2O में वाटर का यूज़ करते हैं, मतलब H2O मतलब वाटर है, लेकिन हम इसे वाटर प्लांट में यूज़ करते हैं, लाइव एयर अब्जॉर्प्शन सिस्टम में यूज़ करते हैं। दोस्तों दोस्तों CO2 में हम यूज़ करते हैं ड्राई आइस प्लांट का, ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए कोई भी सामान को। जब कोई सामान को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमें लंबे समय के लिए हमें आइस की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली जो हमारा आइस होता है फ्रिज में वो गल जाता है, लेकिन ये जो ड्राई आइस प्लांट है, जो CO2 के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो बनाया जाता है, और वो जो ड्राई आइस है वो जल्दी से गलता नहीं है, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है
और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है लॉन्ग रोड ट्रांसपोर्ट के लिए। तो हम इसे ड्राई आइस क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों R11 को हम लोग सेंट्रल एयर कंडीशन के लिए जान मतलब यूज़ करते हैं। सेंट्रल एयर कंडीशन थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, और ये नॉर्मली एयरपोर्ट वगैरह में यूज़ करते हैं, मॉल्स में यूज़ करते हैं। मतलब साइज़ बहुत ही बड़ा होता है। आपने कभी एयरपोर्ट या कहीं मॉल्स में गए होंगे, और बड़ा बड़ा जो आपका जो आपने देखा होगा कि ऊपर में लगी होती है बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर, अंदर से दिखाई नहीं देता वैसे, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा लंबा होता है और ऐसे लंबे लंबे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर में उसका शेप कुछ अलग ही होता है दोस्तों। तो आप एक बार सेंट्रल एसी को यूट्यूब में सर्च मार सकते हैं, तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो फिलहाल हम रेफ्रिजरेंट R11 को यूज़ करते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में। दोस्तों R134A ये जो रेफ्रिजरेंट है दोस्तों, ये हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वाटर कूलर में यूज़ करते हैं। दोस्तों R22 जो है वो विंडो टाइप एयर कंडीशनर में हम यूज़ करते हैं। R13 जो है वो हम एयर कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, मतलब चैप्टर सॉरी, मैं टॉपिक की बात कर रहा था, तो टॉपिक ख़त्म हो गया दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़। एक रेफ्रिजरेंट के नाते एक अच्छा रेफ्रिजरेंट होने के लिए उसके अंदर कुछ खासियत होना पड़ता है। तो खासियत को ही हम प्रॉपर्टीज़ के नाम से देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड रेफ्रिजरेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड रेफ्रिजरेंट्स, ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम पॉइंट वाइज चलेंगे। दोस्तों लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम ध्यान से समझेंगे, तो जब हम किसी कंपोनेंट या किसी चीज़ को बॉईल करते हैं तो वो जल्दी बॉईल हो जाता है। तो अगर हाई बॉइलिंग होगा तो उसको बहुत ज़्यादा बॉईल करना पड़ेगा। तो कम बॉयल में ये जो रेफ्रिजरेंट है वो बॉयल हो जाना चाहिए। कम बॉयल मतलब कम हीट में। जब हम हल्का सा बॉईल करेंगे तो उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो जल्दी से बढ़ जाएगा, और जल्दी से बढ़ जाएगा तो जल्दी से वो एवापोरेट भी हो जाएगा। तो एवापोरेशन हमें जल्दी चाहिए, तो कम एनर्जी वेस्ट करे, मतलब स्पेंड करे, हम अपना जो काम है वो कर सकते हैं। इसीलिए लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। दोस्तों हाई क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब ये है कि हम कम बॉयल करें, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर को अचीव करते हैं जब वो कंप्रेस होता है या जब उसमें हीट प्रोवाइड किया जाता है। उसमें जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल यही डिस्क्राइब किया है कि टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए।
दोस्तों टेम्परेचर ज़्यादा होने की बहुत सारी रीजंस होती है। मैं आपको एक साधारण सा रीज़न बताता हूँ, इसके लिए हमें डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा। दोस्तों मैं ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करूँगा डायग्राम को। हमने पिछले टॉपिक में देखा था, ये कंप्रेसर था, ये कंडेंसर था, ये था एक्सपेंडर। शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ये था एवापोरेटर। ये आपस में कनेक्टेड था, ऐसे ऐसे और ऐसे। दोस्तों कंप्रेसर से बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर यहाँ पे गया, तो यहाँ पे सिर्फ उसका टेम्परेचर रिलीज़ किया, लेकिन प्रेशर उतना ही था। दोस्तों जब एवापोरेटर एक्सपेंडर में जाता है दोस्तों, तब ये जो है प्रेशर कम कर देता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड करके अपना जो प्रेशर कम करता है। और वैसे में क्या होता है, हीट पहले से निकली हुई होती है, तो यहाँ पे हीट और भी ज़्यादा कम हो जाता है। समझे ना दोस्तों? इसीलिए हम ज़्यादा टाइम पे हाई क्रिटिकल टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कंपोनेंट में। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप अगर आपको डिस्क्राइब में देखना है तो आप यूट्यूब में एक बार देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई वीडियो बनाना पड़ेगा, जो भी आपका डाउट है, तो आप अलग से कमेंट कर दीजिए कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, ताकि इसकी डाउट हमें क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यूट्यूब में, क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मैं कोई चैनल को देख रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो क्या बोल रहा है बंदा। तो चलिए चलते हैं, इसीलिए उसके बेस में मैं थोड़ा ईजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने टॉपिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे लो क्रिटिकल प्रेशर का मेंशन किया गया है। मतलब इनका जो मतलब रेफ्रिजरेंट जो होता है, उनका जो प्रेशर है वो काफ़ी कम होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है लो फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब कूल होता है, जब ये रेफ्रिजरेंट कूल होता है, तब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए। मतलब वो जो मतलब मतलब बर्फ़ नहीं बननी चाहिए, उसकी आइस नहीं होनी चाहिए। अगर वो ठंडे में अगर आइस में अटक गया तो वो अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर लिक्विड के थ्रू निकलेगा ही नहीं। तो ये जल्दी से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कमती में होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नॉन फ्लेमेबल। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो मतलब अपना जो रेफ्रिजरेंट है दोस्तों, ये जलना नहीं चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ा सा हीट आ गया और वो जल गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा जो कंपोनेंट है बड़ा बड़ा, जो हम लोग जो भी मतलब सिलेंडर वगैरह यूज़ करेंगे, जो भी हमारा कंप्रेशर वगैरह जो भी होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मतलब हीट की वजह से अगर वो जल रहा है तो देट विल बी प्रॉब्लम। साथ में हम और एक पॉइंट को जोड़ लेते हैं, नॉन एक्सप्लोसिव। दोनों का मतलब सेम है, ये है ब्लास्ट होना, ये है जलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा नॉन टॉक्सिक, मतलब जहरीला नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर रेफ्रिजरेंट जहरीला होगा तो उसको हम जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्रिज में यूज़ करते हैं, एसी वगैरह में यूज़ करते हैं, तो अगर जहरीला होगा तो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा। फ्रिज में जो रखेंगे उसको अफेक्ट करेगा, वो जब हम लोग खाएंगे कंज्यूम करेंगे तब हमें अफेक्ट करेगा। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कोई भी तरह का जहर इसमें नहीं होना चाहिए। जहर हुआ तो दिक्कत आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है
यहाँ पे लिखा है आइदर completely मिसरेबल और completely immeasurable विथ ऑयल। मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो ऑयल होता है इसके साथ में जो रेफ्रिजरेंट होता है वो या तो कंप्लीट मिक्स हो जाना चाहिए या मिक्स होना ही नहीं चाहिए। जब मिक्स कंप्लीटली नहीं होगा तो हम ऑयल को अलग से सेपरेट कर लेंगे। हमें हमारे पास यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ हमारे पास ये जो कंप्रेशर है और कंडेंसर है, इसके बीच में हमने एक ऑयल सेपरेटर को यूज़ करते हैं, सेपरेटर। दोस्तों ये नॉर्मली जो है हमसे एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है, वो भी IES IAS SSC JEE के क्वेश्चन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए इसके बीच में कंप्रेशर और कंडेंसर के बीच में ये जो ऑयल सेपरेटर यूज़ करते हैं, तो ये सेपरेटर जो है ऑयल को अलग कर लेता है। और अगर ऑयल मिक्स हो जाता है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी पॉइंट है वो नॉन कोरेसिव है। और नॉन कोरेसिव मतलब होता है कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है उसके वजह से कोई भी पार्ट को जंग नहीं लगना चाहिए। कभी कभी जंग लग जाती है और जंग लगने के कारण पार्ट्स ख़राब होती है, या अपना जो कंपोनेंट है वो ख़राब हो जाएगा जो जिसमें हम ये मतलब यूज़ करते हैं। तो ये कम्प्लीटली नॉन कोरेसिव होना चाहिए, जंग लगने वाली जो रेफ्रिजरेंट है वो यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों ये हमारा जो पॉइंट है इसमें लिखा है हाई थर्मल कंडक्टिविटी। अगर आप इसको ध्यान से समझें तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसमें हम लोग को हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए। मतलब इनका जो टेम्परेचर है, अगर उनका जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर वो बढ़ भी गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हाई हो गया, तब भी वो जल्दी से कोई भी तरह का उसमें एवापोरेशन या जल्दी से नहीं होना चाहिए। नहीं सॉरी दोस्तों, एवापोरेशन तो जल्दी होना पड़ेगा, हमने पिछली टॉपिक में देखा था। लेकिन इसमें जो है हाई थर्मल कंडक्टिविटी में एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी मतलब होता है कि सहन शक्ति। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसमें सहन शक्ति होना चाहिए। हाई जो थर्मल मतलब हाई जो टेम्परेचर है उसको सहने की जो क्षमता वो उसमें होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर उसमें हमने हाई टेम्परेचर दे दिया और उसमें मतलब ऐसा हो गया कि रिएक्शन हो गया, ख़राब हो गया, केमिकल बिगड़ गया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसमें। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है लो विस्कोसिटी। मतलब उसका जो घनत्व है, मतलब उसका मोटापन, गाढ़ापन। तो गाढ़ापन जो है वो कम होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे है लो स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब ये है उसका जो स्पेसिफिक हीट है रेफ्रिजरेंट का वो कम होना चाहिए। मतलब कम कैसे होगा, जैसे कि हम किसी सपोज उसको हीट कर रहे हैं, तो कमती हीट में मतलब कम ही हीट वो ऑब्जॉर्ब करे अपने अंदर। कमती हीट ऑब्जॉर्ब करेंगे तो कम हीट में ही वो एवोपोरेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे। दोस्तों यहाँ पे लो सरफेस टेंशन। इसका मतलब ये है कि जो सरफेस टेंशन है, मतलब जो सरफेस, मतलब सरफेस टेंशन मतलब पानी का सरफेस टेंशन, हर एक चीज़ का सरफेस टेंशन। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, हमारे पास ऐसे एक बैलून है, इसका जो प्रेशर यहाँ पे जितना ये मतलब इतना बैलून को जितना फुलाएंगे उसका उतना प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा, तो आस्ते आस्ते बड़ा होता जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इसके यहाँ भी यहाँ के अगर तुलना करेंगे यहाँ से, तो यहाँ जो सरफेस टेंशन ज़्यादा है क्योंकि ये फुला है। इसका जो तनावपन है, तनावपन ये ज़्यादा है यहाँ पे। तो सरफेस टेंशन जो है इसका कम होना चाहिए। अब आगे है सबसे इम्पोर्टेंट। मान लीजिए आप सच में एक
रेफ्रिजरेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको रेफ्रिजरेंट खरीदना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आपको कमती पैसे में रेफ्रिजरेंट मिलना चाहिए। लो कॉस्ट। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि आप कितना समझते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, आपको बताना पड़ेगा। ऑनेस्टली आप कमेंट करके बताइए, और कोई चीटिंग नहीं। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा, क्वेश्चन ऑप्शन भी दे दूंगा आपको, आपको बस सेलेक्ट करना है। 30 सेकंड आपको दूंगा, ठीक है। आपको बस कमेंट कर देना। आप नीचे सेक्शन, वो जो नीचे में जो आपका कमेंट के सेक्शन है वहाँ पे आप जाके रेडी रहिए। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, दोस्तों यहाँ पहला पहला हमारा जो ऑप्शन है इसमें है टॉक्सिटी टॉक्सिसिटी, एंड बी नंबर है एनवायरमेंटल इफेक्ट, सी नंबर है सैचुरेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप, और डी नंबर में ऑल अबाउ। 30 सेकंड आपके पास है, स्टार्ट। चलिए, आपका टाइम पूरा हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन का जो अपना जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखते हैं पहले। रेफ्रिजरेंट में जो है, रेफ्रिजरेंट ये बोल रहा है कि आप अगर रेफ्रिजरेंट को सेलेक्ट करना चाहते हो, आप किसके आधार पर, ये देखिए, ये जो ऑप्शन दिया गया है आपको, 3 ऑप्शन, और साथ में ये लिखा गया है लास्ट में कि ये तीनों के तीनों, ऑल अबाव, मतलब तीनों के ऊपर, एक दो तीन, तीनों के तीनों आंसर सही है। मतलब ये कम्प्लीटली डी आंसर सही होगा कि नहीं, या अलग अलग आंसर सही होगा वो पूछते हैं। तो आप रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप जो वेपर कंप्रेशर सिस्टम के लिए है, तो ये सारों में से किस में से आप मतलब सेलेक्ट करेंगे। देखिए, राइट आंसर क्या है वो हम अभी देखेंगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि टॉक्सिसिटी जो है वो उसका कोई महत्व या कोई रोल होता है कि नहीं। जी हाँ, टॉक्सिसिटी से महत्व या रोल होता है। कैसे होता है, मैंने पिछले में जो ये जो है ना अभी बताया था कि जो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें बताया था कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कम्प्लीटली टॉक्सिसिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एनवायरमेंटल इफेक्ट। जी हाँ, एनवायरमेंटल इफेक्ट भी, एनवायरमेंटल इफेक्ट में भी इसका जो है डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट को जो है ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम होता है। उसके बिना अगर अगर डायरेक्ट जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो उसको अगर देखेंगे तो उसमें हमारा जो लेयर है, ओजोन लेयर, उसको ये छेद करता है। तो ऑफ कोर्स अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो अगर उसका जो यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अगर सन से डायरेक्ट पड़ती है हमारे स्किन पे, स्किन कैंसर हो सकता है। इसके बिना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो कम्प्लीटली हमें एनवायरमेंटल इफेक्ट पे डिपेंड है, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो डिपेंडेंट है। जी हाँ, सैचुरेशन प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। जी, जो प्रेशर है एंड टेम्परेचर है वो कम्प्लीटली इसमें रिलेशनशिप में है दोस्तों, क्योंकि बिना टेम्परेचर और प्रेशर के हम अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये भी करेक्ट है, तो आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट्स। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करेंगे जो पहले हमने नहीं किया था। शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट भी हो सके और जो इम्पोर्टेंट है उसको भी हम कवर कर सकें। चलिए, इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो रेफ्रिजरेंट होता है CCl2, उसके अलग से अगर नाम देखेंगे तो R12 के नाम से जानेंगे, और CFC12 के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो
इसका जो नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, जैसे मैं इसका टॉपिक लेता हूँ, टेम्परेचर इज -29.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों। इसका जो एप्लीकेशन है दोस्तों, वो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स है, कार एयर कंडीशनर, वाटर कूलर और भी बहुत सारे कुछ एक्सेट्रा में जोड़ दिए। आगे बढ़ते हैं। The compressor is used for the refrigerant is reciprocating compressor। देखिए ध्यान से, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं हम। नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर इज -23.7 डिग्री सेल्सियस। It has more boiling point and it consists of vacuum in the evaporator। evaporator में जो है जो वैक्यूम का है, वैक्यूम कंसिस्ट करता है, मतलब होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज यूज्ड। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का हम यहाँ यूज़ करते हैं। एप्लीकेबल जो है वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में होता है। चलिए हम नेक्स्ट जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो देखते हैं। वैसे ये हमारा फ़िलहाल इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट में लास्ट रेफ्रिजरेंट है, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। HCl F2 और R22 में हम यूज़ करते हैं। पहला जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो -40.8 डिग्री सेल्सियस होता है। विंडो एसी में यूज़ करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी बार पूछ लेते एग्ज़ाम में, तो मैंने बस इसका जो भी मतलब सोल्यूशन है वो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने कभी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में सुना है? हमारा टॉपिक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट ही है। दोस्तों सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो है वो एक बैकअप रेफ्रिजरेंट होता है फर्स्ट रेफ्रिजरेंट के बाद में। मतलब सेकंड रेफ्रिजरेंट हम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो फर्स्ट रेफ्रिजरेंट का जो प्राइस है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, वो मेन रेफ्रिजरेंट है, ज़्यादा रेट है उसका, प्राइस ज़्यादा है, तो हम सेकंड रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका रेट जो है वो एक्चुअली कम है, तो इसका यूज़ करके हम फर्स्ट रेफ्रिजरेंट को रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सकें। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्स्ट रेफ्रिजरेंट, मतलब पहला जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का यूज़ किया गया है। द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज़ यूज्ड। और यहाँ बताया गया है कि द कॉस्ट इज़ लो इन द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। याद है हमने ओजोन लेयर के बारे में बात करी थी, ओजोन डिप्लेशन। चलिए देखते हैं। जी ओजोन लेयर जो है स्टा स्ट्राटोस्फियर में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे बस इतना ही है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है खाउस स्किन कैंसर,
देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है स्किन कैंसर का कारण है, जो हमने पढ़ा था पिछली जो मैंने पिछली जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप देख लीजिएगा एक बार। ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करता है, तो ये हमारा एक पॉइंट है। और सेकंड तो मैंने बताया, और ये थर्ड वाला जो मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से लिखा है, वैसे इतना हार्ड नहीं है, वैसे इजी है, मतलब स्टाफर में जो है ओजोन लेयर प्रेजेंट करती है, दैट्स ऑल। सॉरी, स्टार्स क्या लिखा है यहाँ पे, स्ट्राटोस्फियर, ओके, स्ट्राटोस्फियर। चलिए आगे देखते हैं। जी, यहाँ पे लिखा है CFC कंटेन्स क्लोराइन एटम्स खाउस ओजोन डिप्लेशन। इसका मतलब ये है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्लोराइन एटम्स को कंटेन करता है, और क्लोराइन एटम्स ही है जो ओजोन डिप्लेशन को, मतलब ओजोन को डिप्लेशन करता है, मतलब कम करता है, ओजोन जो लेयर है उसमें छेद करता है, उसको कम कर देता है। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा है कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कंटेन करता है लो ओजोन डिप्लेशन को, मतलब इसका जो प्रॉब्लम है लो ओजोन डिप्लेशन, क्या लिख दिया मैंने दोस्तों कम मात्रा में जो है ओजोन, दोस्तों जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों, ये जो है वो एक बहुत ही कम मात्रा में ओजोन डिप्लेशन जो मतलब इसका कारण बनता है। कम मात्रा में जो ओजोन डिप्लेशन है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो एक तरफ से हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एक बड़ा प्रॉब्लम भी है, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, तो इसका हम फिलहाल यही प्रॉब्लम है कि इसका ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना ही इसका प्रॉब्लम है, इसके बिना ये ओजोन लेयर को डिप्लेशन बहुत ही कम मात्रा में करती है। दोस्तों जब हम प्योर हाइड्रोकार्बन का यूज़ करेंगे, और ये जब यूज़ करेंगे तब हम ये एक प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो है हाईली इनफ्लेमेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स इतना ज़्यादा है, इसीलिए कम्प्लीटली इनफ्लेमेबल है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों काफ़ी पेचीदा हो गया है वैसे भी ये जो हमारा जो ओजोन डिप्लीशन है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों ये हमारा टॉपिक है मिसरेबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट विथ ऑयल। मतलब कौन से रेफ्रिजरेंट मिसरेबल ऑयल के साथ एकदम कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है और नहीं होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ में हमने देखा कि R11 और R12 का जो मिसेबिलिटी है, मतलब ऑयल के साथ मिक्स होने का जो है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, गुड मिसेबिलिटी। NH3 और CO2 में मिसेबल कम्प्लीटली है ही नहीं, मतलब ऑयल इसमें मिक्स होगा ही नहीं।
लेकिन हम अगर देखेंगे R22, तो दोस्तों पार्शियल मिसिबिलिटी जो है वो R22 में मतलब ऐड होता है। इसका मतलब ये है कि R22 में जो है ये जो मिसिबिलिटी है वो आधा होता है और आधा नहीं भी होता है। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली एक तरह का 3 अलग अलग तरह का जो हमारा टॉपिक है। देखिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये हमारा है लीकेज डिटेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। दोस्तों हमने यहाँ पे कम्प्लीटली लिख दिया है, आप एक बार देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लीकेज डिटेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, अलग अलग तरह का रेफ्रिजरेंट मैंने लिख दिया है, और साथ में मैंने लिख दिया है कि इसका जो टेस्ट होगा दोस्तों, ये जो लीकेज डिटेक्शन है, जो टेस्ट होता है, डिटेक्ट करता है, वो कैसे करता है। NH3 जो है वो बर्निंग सल्फर कैंडल को जब बर्न करेंगे, बर्न करके जब हम वो देखेंगे, जब उसके आसपास में देखेंगे तो हल्का सा वो चमकदार कुछ ऐसे होगा कि वो लगेगा कि हाँ यहाँ पे इसका लीकेज है। सेकेंड है हालो कार्बन रेफ्रिजरेंट जब हम यूज़ करते हैं तब एक तरह का टॉर्च है दोस्तों, हाली टॉर्च टेस्ट बोलते हैं इसको। तो उस टॉर्च के माध्यम से हम जो है हालो कार्बन को डिटेक्ट कर लेंगे। तीसरा है हाइड्रोकार्बन एंड प्रोपेन। दोस्तों ये सॉफ्ट बबल वाटर टेस्ट के माध्यम से हम इसको डिटेक्ट करते हैं, कार्बन एंड प्रोपेन को। और SO2 जो है वो रेफ्रिजरेशन जो है वो इक्विपमेंट, मतलब SO2 रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट जो है, इसको हम डिटेक्ट करते हैं स्वैप टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक लीक के द्वारा। ये दोस्तों अगर आपको ध्यान मतलब डिटेल में अगर ये चारों के बारे में जानना है तो अब बस एक टॉपिक मतलब जो है आप मार्क करके रखिए इस टॉपिक को, और बाद में अगर आप कहते हैं तो मैं भी इसका वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन इसको अलग अलग, ये अलग अलग प्रोसेस है दोस्तों, एक ही बार में उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपको मुझसे ही मतलब चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, और आपको अगर लगता है नहीं ठीक है यूट्यूब से देख लो तो आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसे मतलब जो भी है अपना, मतलब आपको जैसे ठीक लगे आप अपना ऐसा ही मतलब ऐसा ही कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों, वैसे मैं एक बात कहना चाहूँ कि हमारा टॉपिक यहीं पे आज ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो भी एयर एंड रेफ्रिजरेटर का ही। तो हम रेफ्रिजरेटर को जो अलग अलग डिवाइसेस है वो यूज़ करते हैं, तो अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू जो भी यूज़ करते हैं अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू, वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। जो भी हो आपको दबाना ही होगा, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ही ईजी कंटेंट आपके लिए बनाता हूँ। मेरी एफर्ट इतनी लगती है, और इसके बदले मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपसे चाहूँगा, वो है बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब, बस। थैंक यू।